हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो वैसे तो हमारा ये 7th एपिसोड है, लेकिन आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन से परिचित होने जा रहे हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उस टॉपिक का नाम है जनरेटिव एआई। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ जनरेटिव एआई के बारे में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट लाइक, एंड मैं फिर अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो उसके पहले लेट मी ट्राई टू शेयर द स्क्रीन एंड देन ओके, आर यू guys रेडी फॉर द फन? ओके, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज समथिंग। देखो, मैंने किसी ये कंप्यूटर से बात की कि मुझे थोड़ा एडवाइस चाहिए आपसे, और कंप्यूटर ने किस तरह से मेरी बात को सुना। सो अब शुरुआत से देखते हैं। देखिए, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मुझे ये करना है, और फिर जो सामने एक कंप्यूटर ही है, ये समझिए, वो अपने आप मुझे जवाब दे रहा है जैसे कोई मेरे सामने से बात कर रहा हो, कोई एक्सपर्ट। तो मैंने बोला बताइए कि मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करूँ उनको। तो फिर मैंने हिंदी में बोला बोला कि अरे हिंदी में बताइए आप। तो ये था मेरा इंटरेक्शन चैट जीपीटी के साथ, जो कि जनरेटिव एआई का एक टूल है, और इसको मैं अभी स्टॉप करूँगा। और इसी के साथ मैं आज अपने जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करूँगा, जो कि हमारे ग्वालियर से ही आते हैं और मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और यहाँ पर शिकागो में, यूएस में, अमेरिका में जनरेटिव एआई के काफ़ी बड़े स्पीकर हैं। अलग अलग फोरम्स में बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर, कॉरपोरेट वर्ल्ड में। और ग्वालियर से यात्रा शुरू करके आईआईटी, और फिर यहाँ पर जो यहाँ का यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का बूथ स्कूल है, वहाँ से एमबीए किया। और बहुत ही लंबी जर्नी रही है और बहुत ही उपलब्धियों से भरी इनकी जर्नी रही है, जिससे आप लोग बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। और ये मेरे आपके आप तो इनसे प्रेरणा ले ही सकते हैं, मेरे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हैं, क्योंकि बहुत ही धीर गंभीर छवि के धनी हैं और ज्ञान और विज्ञान का ये महासागर हैं। तो हमारे लिए आज बस सीखने को ही है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि ये वैसे तो 7वां एपिसोड है, लेकिन बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है सबके लिए, क्योंकि एक तो हम जनरेटिव एआई के बारे में बात करने वाले हैं, और वो भी हम राहुल त्रिवेदी जी से बात करने वाले हैं। तो राहुल त्रिवेदी जी, वेलकम टू द लाइब्रेरी क्रिएट्स डायलॉग और संवाद सेशन, एपिसोड नंबर 7। और बहुत ही एक्साइटेड हैं हम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अपनी लाइफ की जर्नी बताइए, और फिर हम जनरेटिव एआई के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर बच्चों से हम लोग क्वेश्चंस के लिए ओपन करेंगे। धन्यवाद राम भाई। सभी बच्चों को नमस्ते। बच्चे लोग, सभी लोग, आप लोगों को बैठे देख करके मुझे भी वो दिन याद आ गया कि जब मैं भी स्कूल में था। और हमारे हाई स्कूल में, जो कि ग्वालियर में जेसी मिल था, वहां पर तो ये बेंच और टेबल होती थी। लेकिन एलिमेंट्री स्कूल में तो टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़ाई की है मैंने भी। तो ग्वालियर में मैं रहा, बचपन मेरा ग्वालियर में ही निकला। 12वीं तक पढ़ाई ग्वालियर से ही की।
उसके बाद में मैं इंजीनियरिंग करने के लिए इलाहाबाद चला गया। तो वहाँ पर वो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया। और फिर इंजीनियरिंग वहाँ से बीई करने के बाद में मैंने आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी किया है कंप्यूटर साइंस में ही दोबारा से वहाँ पर। और उसके बाद मैंने 4.5 साल भारत में ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है जो भारतीय रक्षा के लिए उपकरण बनाती है। तो एक समय था कि जब भारत के ऊपर जो सारे पश्चिमी और विकसित देश थे वो प्रतिबंध लगा देते थे तरह तरह करके, और भारत को अपनी रक्षा की जरूरत के लिए सामान नहीं मिल पाता था। तो भारत के जो समुद्री जहाज बनते हैं बड़े बड़े, तो उन पर जो कंप्यूटर सिस्टम्स चाहिए होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, तो उन सिस्टम्स को बनाने के लिए हमने 4.5 साल काम किया। और उस क्रम में भारतीय नेवी के जहाजों पर भी जाने का अवसर मिला और उनको देखने का भी अवसर मिला। उसके बाद में फिर 1999 में मैं अमेरिका आ गया था, और तब से अधिकतर समय यहाँ शिकागो में ही हूँ। और राम हमारे बड़े प्रिय अनुज हैं। राम जी, अनुज जी और दोनों बेटे निकुंज और अमेय, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। और बड़ा स्नेह और आत्मीयता मिलती है हमें उन लोगों से। तो इसीलिए उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही मेरे बारे में। सारी बातें सच नहीं है, लेकिन वो राम भाई का प्रेम है, तो इसलिए उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही उन्होंने। तो बच्चों, आज हम लोग बड़े एक इंटरेस्टिंग विषय पे बात करने वाले हैं, और वो विषय है जनरेटिव एआई। अब आप लोग जौरा में हैं, और कंप्यूटर्स की का कितना एक्सेस है मुझे पता नहीं है आप लोगों को, लेकिन पिछले करीब 1 साल 3 महीने से पूरे विश्व में एक तरीके से एक तकनीकी रूप से एक खबर का तूफान आ गया है। और वो तूफान आ गया है कि ये जनरेटिव एआई, ये और जनरेटिव एआई के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, कैसे क्या चीजें हैं। कुछ लोग इससे बड़े भयभीत भी हैं, और कुछ लोग इससे बड़े उत्साहित भी हैं। तो चलो उसके बारे में जानते हैं। और ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है। आप लोग को कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको रुकने की जरूरत नहीं है कि मैं आखिर में तक आपको इंतजार करने की जरूरत है। और आपको ठीक है बस, तो बच्चों। मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा बिफोर वी स्टार्ट। तो सेंट्रल एकेडमी जौरा हाई स्कूल जो है, उसके ये विद्यार्थी छात्र स्टूडेंट्स हैं। और विनोद शर्मा जी फ़ोन के पीछे हैं, जो कि डायरेक्टर और फाउंडर हैं, और उनका हमेशा जैसे आपका आशीर्वाद मिलता है उनका भी मिलता ही रहता है। और बहुत मेहनत करते हैं, और उन इस विद्यालय के बच्चे काफ़ी आगे तक जाते हैं। तो हमारा भी यही प्रयास है कि उनको एक डायमेंशन और दिया जाए। और राहुल जी के बारे में एक और बात कहूँगा कि जैसे जो हमारा मध्य प्रदेश का जो अ, लोग हैं, अभी यहाँ बहुत लोग हैं इलिनॉय में जो एक स्टेट है। तो एमपी का सारे लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाकर उनको एक आइडेंटिटी देने में भी ये राहुल जी बहुत काम करते रहते हैं। यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर भी हैं जो एमपी, जो हमारा एक ग्रुप है यहाँ पर। और बहुत सारे जो जो बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें एक्टिवली काम करते हैं। पर मैं उसके बारे में इसलिए बताना चाह रहा था कि ये जौरा भी हमारे एमपी में ही है, और थोड़ा सा रिलेट करेंगे बच्चे लोग। पर स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है सब कुछ। चीज और मैं भी वो बताना भूल गया कि मेरे पिता भी एक शिक्षक थे। तो जब हम लोग जाते थे तो पापा जी के स्कूल था, तो वहां पे जाते थे, तो बाकी शिक्षकों से बहुत प्यार हम लोगों को मिला बचपन में, हम सभी भाई बहनों को। तो क्योंकि और उनसे प्यार भी मिला और मार्गदर्शन भी मिला, तो वो दोनों ही चीजें हमको मिली। तो विद्यालय के प्रति बड़ा लगाव रहा मुझे मेरे बचपन में। ओके। बहुत बढ़िया। आप शेयर कर रहे हैं तब तक मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही है, जनरेटिव एआई के बारे में सोच के थोड़ा और रिलेट कर पाए आप शेयर करिए। बट
कि जैसे 70s में एक टीवी का तूफान आया, रिवॉल्यूशन, और उसके बाद फिर इंटरनेट का आया 90s में। लाइक इंटरनेट एक बजवर्ड हो गया, और उसने फिर कितना एम्पावर किया लोगों को, और कितना उसकी वजह से आज हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। इंटरनेट का ये कमाल है। उसके बाद आई थिंक और भी सारे रिवॉल्यूशन आए टेक्नोलॉजी में, बट एआई थिंक इज लाइक द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन दैट आई थिंक हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो कि अभी 2020 के दशक में बोलना चाहिए। तो ध्यान में आया मुझे, ऐसे ही रिलेट कर रहा था इवेंट्स को, तो सोचा शेयर कर दूं। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से राम भाई। तो कुछ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि और मानना है कि जो एआई का रिवॉल्यूशन है मनुष्यता के लिए उतना ही चमत्कारिक होगा जितना कि आग का आविष्कार हुआ। तो या आग की जो मनुष्य ने खोज की और आग पर नियंत्रण जैसे पाया, तो वो जिसने सभ्यता को बदल दिया, तो उसी तरीके से एआई भी मानव सभ्यता को उसी तरीके से बदल देगी। तो सबसे पहले जो इसके टर्म्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स बच्चे लोग आप लोग कहीं पर सुनते होंगे कि क्या है ये। तो इसमें से दो तीन जो टर्म है उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको खास तौर पे। तो एक तो चैट जीपीटी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी क्या है? असल में चैट जीपीटी एक चैट बॉट है, और जो जीपीटी के जिसका जो बैकएंड में जीपीटी होता है उसका चैटबॉट है। और चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट वो होता है कि जिसमें आप एक तरह से मैसेज भेज सकते हैं। जैसे राम जी ने वो आपको डेमो दिया था शुरुआत में, तो जो स्क्रीन आप देख रहे थे वो एक चैटबॉट था बेसिकली। वो चैट जीपीटी का ही था, बट एसेंशियली वो चैटबॉट का जो फ्रंट फेसिंग इंटरफेस होता है, जो सामने जो यूजर है उसको जो दिखता है, वो ही है चैटबॉट बेसिकली। तो चैटबॉट आपके बैकएंड में कोई सा भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ में। और चैटबॉट कोई नई नहीं है, पिछले 15-20 साल से चैटबॉट काफी उपयोग में है। तो अभी जो चैट जीपीटी है वो चैट जीपीटी वो है जिसमें चैटबॉट फ्रंट पे है और जीपीटी इसके बैकएंड पे है। और जीपीटी क्या है? जीपीटी इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। ये जो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है ये गूगल ने 2017 में उन्होंने इजाद की थी ये टेक्नोलॉजी। मशीन लर्निंग एआई कुछ नया नहीं है, वो तो काफी पुरानी चीजें हैं। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर है वो ही नया था, और उसी से फिर जीपीटी बना, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। और उस पे फ्रंट एंड पे लगा दिया तो चैट जीपीटी, तो वो चैट जीपीटी बन गया। इसमें एक जो खास तौर पे जो याद रखने का इसमें है वो है एजीआई। सो एजीआई है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो आप लोगों ने आई रोबोट करके मूवी शायद देखी होगी, 7-8 साल पहले या ऐसे कुछ साल पहले आई थी आई रोबोट मूवी। और उसमें वो रोबोट है, वो मनुष्यों के विरुद्ध फाइनली जंग लड़ते हैं। तो वो रोबोट सब कुछ कर लेते हैं, वो बोलने भी लगते हैं, सोचने भी लगते हैं, देखने भी लगते हैं, रोबोट सब कुछ कर सकते हैं। वो है स्थिति आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की। तो जब इंटेलिजेंस एआई इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतना पावरफुल हो जाए कि वो सब कुछ कर सकती है। वो घड़े में से पानी निकाल के पानी भी कैसे निकालना है वो भी उसको भी पता है। तबले की रस्सी को भी टाइट कैसे करना है, या तबला के जिससे तबले की आवाज अच्छी हो जाए वो भी कर सकती है। हारमोनियम भी बजा सकती है, लाइट भी ऑन ऑफ कर सकती है, दरवाजे पे ताला भी लगा सकती है, ताला खोल भी सकती है। जो सब कुछ सीख सकती है, सब कुछ कर सकती है। वो है स्थिति आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की। नॉर्मली क्या है, स्पेसिफिक पर्पस एआई तो बहुत दिनों से चल रही है, और उसमें कुछ भी नया नहीं है। वो चीजें बहुत दिन से हैं, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही है। जैसे एक चीज है कि अब आप लोगों ने अगर दिल्ली गए हो तो देखा होगा शायद कि दिल्ली में जो कुछ मेट्रो है वो ड्राइवरलेस हो गई है मेट्रो, राइट। तो इनमें बिना ड्राइवर के ही वो मेट्रो चलती है। तो वो जो है वो जो टेक्नोलॉजी है वो वैसी है, क्योंकि वो सेंसर है, सिग्नल है, उसके बेसिस पे आगे चलती है। जितने भी कमर्शियल प्लेन उड़ते हैं, तो बच्चों आप लोगों को ये आश्चर्य होगा ये जान करके कि करीब 90% ऑफ द टाइम उस प्लेन को कंप्यूटर उड़ाता है, पायलट नहीं उड़ाता है।
पायलट का काम मेनली प्लेन को जब ऊपर लेके जाना होता है तब उस समय मेनली होता है, और जब उसको उतारना होता है तब। एक बार अपनी ऊंचाई पर प्लेन पहुंच जाता है तो फिर वो ऑटो पायलट से ही पूरा का पूरा रास्ता कंट्रोल होता है। तो पायलट्स जनरली बैठे ही रहते हैं। तो लेकिन ये स्पेसिफिक पर्पज वाली एआई है, वो जनरल पर्पज वाली नहीं है। जनरल पर्पज वाली है एजीआई, और एजीआई से अभी हम लोग दूर हैं। हम लोग कितने दूर हैं? अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग विचार है। कुछ लोग कहते हैं 10 साल, कुछ लोग कहते हैं 25 साल, लेकिन भी हम लोग उससे दूर हैं। सो ये देखो बेटा, ये है हिस्ट्री जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इसका रिसर्च जो है वो 1950s में शुरू हुआ था। जो इसका जो टर्म था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये 1956 में सबसे पहले कहा गया। अ, और ये उस समय की बात है कि जब कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू बनाए जाते थे। और एक कंप्यूटर का आकार आपके जिस क्लासरूम में जिसमें आप बैठे हुए हो, इतना बड़ा उसका आकार होता था कंप्यूटर का। और छोटे से कैलकुलेशन के लिए उसको घंटों लग जाते थे, छोटा सा कैलकुलेशन करने के लिए। मैं आपको खुद एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये बात है 1900 शायद 86 या 87 की रही होगी। तो तब की बात है। तो हमारे तब उस समय पे भी हमारे स्कूल में एक भी कंप्यूटर नहीं था, जेसी मिल में। और जबकि जेसी मिल ग्वालियर का एक अच्छे स्कूलों में माना जाता था उस समय पे। तो लेकिन उस समय कोई कंप्यूटर नहीं था। तो बाहर से एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कंप्यूटर का डेमो दिखाने के लिए कि एक हम आप लोगों को बताना चाहते हैं और आप लोग कंप्यूटर की क्लासेस लो। तो हम वो जो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने जो चार पांच जो सबसे होशियार बच्चे थे उनको लेकर के आए और उनसे कहा कि आप लोग सीखना चाहते हो क्या? ये हमारे सबसे होशियार ब्रिलियंट बच्चे हैं, इनको कराओ। तो हम लोग होशियार थे, और होशियार बच्चे अक्सर करके शरारती भी होते ही हैं। तो हम लोगों को एक शरारत सूझी, और हम लोगों से हमने कहा कि ऐसा है कि आप ये कंप्यूटर आपको बता सकता है कि, तो ये बता सकता है कि उन्होंने कहा कि आपको के इस नंबर से और इस नंबर के बीच में कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर है। तो वो बता सकता है एल्गोरिथमिकली, वो टेस्ट करके बता सकता है कि कितने नंबर्स कितने कितने होंगे। तो हमने कहा कि 1 से और 10 लाख करके बीच में बताएं, तो बता सकता है। तो अब कंप्यूटर को तो चूंकि वो टेस्ट कर रहा था, उसकी एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन की हुई थी, तो उसको तो लगा समय। तो हम लोग तो जानते थे 5 लाख होंगे, तो 1 से 10 लाख के बीच में। तो हम लोगों ने कंप्यूटर का बहुत ही स्लो है आपका। तो ये हंसी की बात है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये है कि कंप्यूटर्स में एक एल्गोरिथम्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हार्डवेयर का एक रोल होता है उसका कोई भी रिजल्ट में, लेकिन उसमें एल्गोरिथम्स का भी एक रोल होता है कि कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो उस समय पर जो अर्ली एआई सिस्टम्स थे, तो वहां उस समय पे एल्गोरिथम्स नहीं थी और कंप्यूट पावर भी नहीं थी। ठीक है ना? तो कंप्यूट पावर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपका आपके पास में साइकिल है या मोटरसाइकिल है, उस पर आप कितना सामान आप लाद सकते हो, वो है कंप्यूट पावर। ठीक है? और अगर किसी के पास में ट्रक है, तो ट्रक में एक साथ में 20 टन माल लेके जा सकते हो। साइकिल पे आप कितना 50 किलो ही लेके जा सकते हो, है ना? तो ये है कंप्यूट पावर और कैपेबिलिटीज आपकी एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है? तो इनिशियली जो, अगर आप देखो 1950s में, तो जो साईफाई नॉवेल्स थे ना, तो उनमें उस समय पे ये सब लोगों ने कल्पना की कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे एआई हो जाएगा, ऐसे सब कुछ कर लेंगे, कंप्यूटर सब कुछ कंट्रोल करने लग जाएंगे। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। अ, लोगों को समझ में आ गया कि नहीं 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 नहीं, ये सब हवा हवाई बातें हैं, ये एक्चुअल में कुछ होना जाना कुछ होता नहीं है, ये कुछ होता नहीं। तो फिर 1960 70s में क्या हुआ कि रिसर्च की फंडिंग भी कम हो गई। सरकारें फंड करना भी देना भी बंद कर देती हैं अगर उनको लगता नहीं है कि इससे उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। लोग जो पीएचडी करने वाले लोग थे उनको भी लगा कि अरे अरे, इसमें ज्यादा कुछ फ्यूचर नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लोग पीएचडी कर रहे थे वो भी कम हो गया। तो ऐसे करके उसको कहा जाता है एआई विंटर। ठीक है? फिर 1980 में धीरे धीरे करके चिप्स हमारे बढ़ने लगे। एक मूर्स का लॉ होता है, अ, उसमें वो मूर्स का लॉ कहता है कि हर 18 महीने के अंदर जो चिप्स की पावर है, जो उनकी कैपेबिलिटी है कंप्यूटर चिप्स की, वो डबल हो जाती है। तो अगर आप 18 महीने में हर चीज को डबल करते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके वो एक सिग्निफिकेंट हो जाती है, काफी बड़ी हो जाती है।
तो आज ऐसे समझो बच्चों के जब 1989 में मैंने अपने इंजीनियरिंग शुरू की थी, तो उस समय पे जो कंप्यूटर्स की जो थी उनकी जो कैपेबिलिटी जो होती थी वो मेगा फ्लॉप्स में होती थी। के मेगा फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आपको शायद पता होगा बच्चों, कि जो दशमलव वाले जो हैं, सो जैसे 12 है तो 12 तो आपका इंटीजर है, ठीक है, लेकिन 12.56 तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये है ना। तो अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को दूसरे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में गुणा करेंगे या भाग देंगे या जोड़ेंगे तो ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो इतने मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कर सकते थे उस समय। 1989 में उस तरीके से मेजर किया जाता था कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी को, उनकी पावर को, है ना। और वो ये है सुपर कंप्यूटर्स की। आज के जमाने में हम लोग एक्सा फ्लॉप पे पहुंच चुके हैं। सो एक्सा फ्लॉप इज, सो मेगा फ्लॉप्स इज 10⁻6 और एक्सा फ्लॉप इज 10⁻15 बेसिकली। वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मतलब बिलियन टाइम्स हम लोग उस पिछले 30 साल में इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कंप्यूटर, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल मूर्स लॉ काम कर रहा है वहां पे, है ना। तो ये सोचिए, तो जब उनकी पावर बढ़ी और साथ साथ एल्गोरिथमिक चीज इंप्रूवमेंट भी हुए, तो फिर एआई में नए नए ब्रेक थ्रू होने लग गए, है ना। उसके बाद में थोड़ा सा उनका नाम बदल दिया, एक्सपर्ट सिस्टम्स कर दिया। तो इनफैक्ट जब मैं आईआईटी दिल्ली में था, तो मेरे मास्टर्स में मेरा जो एमटेक की मेरी थीसिस थी, तो वो एक एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन के ऊपर ही थी, कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है जो ऑब्जेक्ट रिकग्निशन करे। और क्लासिक एग्जांपल ये होगा कि आपने ऊपर से प्लेन से एक पिक्चर ले ली है दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कहाँ पे रनवे है, कहाँ पे सड़क है, क्योंकि बहुत छोटी पिक्चर में बहुत छोटी छोटी डॉटेड हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उस समय पे लोग, ज्यादातर लोग उसको एक्सपर्ट सिस्टम्स कहते थे इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग उनको एक्सपर्ट सिस्टम्स कहने लगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म है उस समय तक वो डिसअपॉइंटिंग हो चुका था। धीरे धीरे करके 90s में और 2000s में ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में जाने लगे हम लोग, के स्पीच रिकॉग्निशन में, कंप्यूटर विजन में, ऑब्जेक्ट और रोबोटिक्स में। फिर ये जो एक मैं जो कर्व दिखा रहा हूं बेटा आप लोगों को, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको हाइप कर्व कहा जाता है। तो ये हाइप कर्व ये होता है कि जब कोई भी चीज नई आती है तो उसकी बड़ी हाइप होती है, लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये चीज ऐसा कर देगी, ये चीज वैसा कर देगी। तो जो एक्सपेक्टेशंस है शुरुआत में बहुत ज्यादा होती हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में लोगों को एहसास होता है कि अरे ये जितना कहते थे उतना तो नहीं है, अ, वो वाली बात नहीं है जितना हम लोग सुनते थे। तो उसको कहा जाता है ट्रफ ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद में लोग रियलाइज करते हैं कि नहीं नहीं वो ठीक है, कि उतनी नहीं थी लेकिन उतनी खराब भी नहीं है, तो ठीक है। तो उसको कहा जाता है स्कोप ऑफ एनलाइटनमेंट एंड देन प्लेटो ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो आज आप देखो कि पिछले 15 साल में अब स्मार्टफोन पे हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब शुरुआत में आए थे तब की बात ये थी, आज आप लोग स्मार्टफोन की मदद से कंप्यूटर का रिजर्वेशन कर सकते हो, आप फसलों का भाव भी पूछ सकते हो, जा करके देख सकते हो कहीं ट्रैफिक कितना है, रास्ता देखना हो तो गूगल मैप देख सकते हो। तो वी आर हेड देयर, प्रोडक्टिविटी वाली साइड पे हम लोग पहुंच गए हैं टेक्नोलॉजी के यूज में वहां पर। तो एक चीज आती है, ये फिर प्रश्न आता है कि क्या वाकई में ये एआई या ये टेक्नोलॉजी ये टेक ओवर कर लेगा क्या, न- इंसानियत के ऊपर हावी हो जाएगा क्या। तो इसके लिए देखो बेटा ये समझने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव कैसे होती है और कहाँ पर है हम लोग। तो 1970 में के आसपास ही कंप्यूटर्स की जो कैलकुलेशन करने की जो पावर थी, वो एवरेज ह्यूमन के कैलकुलेट करने की पावर से कहीं ज्यादा निकल चुकी थी बाई 1970s में। इक्का दुक्का ह्यूमन ही ऐसे थे, जैसे कि शकुंतला देवी,
जैसे लोग थे जो कंप्यूटर से ज्यादा तेज थे उस समय पे 1970s में भी। बट अदरवाइज 1970s में ही ह्यूमंस गणित के गुणा भाग करने की जो है जंग हार गए कंप्यूटर से बेसिकली। और उसके बाद से वो कंप्यूटर लाखों गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि अच्छा ठीक है चलो गुणा भाग तो वो तो उनका नेटिव लैंग्वेज है, वो तो उसके लिए बनाए ही गए हैं, तो इसलिए वो गुणा भाग कर लेते थे। तो चलो चलो दूसरी चीजें करते हैं। तो फिर एक बात होती है कि जैसे यहाँ पे थिंकिंग और रीजनिंग की जरूरत होती है। कैन कंप्यूटर्स थिंक एंड कैन कंप्यूटर्स रीजन? तो 1986 में आईबीएम ने एक 1987 में एक कंप्यूटर बनाया था आईबीएम ने, डीप ब्लू करके। और उसने चेस के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया 1987 में। सोचिए, जो पावर 1987 में डीप ब्लू के पास थी, उससे ज्यादा पावर आज एवरेज लैपटॉप कंप्यूटर के पास में है। तो अगर आप सही वो यूज करें तो ये ग्रैंड मास्टर लेवल का जो परफॉर्मेंस है वो आपको एवरेज आपका लैपटॉप दे सकता है। तो ह्यूमंस वो चेस की रेस भी हार चुके हैं। और क्योंकि आज के जो कंप्यूटर हैं वो 1987 के कंप्यूटर के बजाय 1000 गुना ज्यादा ताकतवर कंप्यूटर है। समझ रहे हैं? और ह्यूमंस कितना भी इंप्रूव करेंगे, अगर 20 साल में तो कितना इंप्रूव करेंगे, 20%, 25%, 50%। हम लोग कितना ज्यादा याद कर सकते हैं, हम लोग कितना ज्यादा सोच सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स तो 1.5 साल में डबल हो जाते हैं। और पिछले 20 साल में वो 1000 गुना बढ़ गए बेसिकली। तो ये थी उनकी ताकत इस टाइप की चीजों के बारे में। ऐसे ही एक दूसरा एक स्ट्रेटजी का गेम होता है गो करके। उसका कहा जाता है कि उसमें चेस से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं। वो गेम भी एआई और गूगल का कंप्यूटर जीत चुका है, तो उसमें भी अब वो ह्यूमन से काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन लेकिन फिर भी 2015 तक अगर आप देखो इस ग्राफ में, तो 2015 तक एवरेज कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस थी एक ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी कम थी। और जो बेसिक टास्क थे उनमें भी। जैसे आपका टास्क क्या है? हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। तो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में ह्यूमंस, लाइक हमारे जब भी बैंक में जाते हैं तो वो खोलते हैं टेलर की बुक और सिग्नेचर को मिलान करते हैं। तो उस समय तक, 2015 तक कंप्यूटर्स बहुत ही कमजोर थे ह्यूमन आई और ह्यूमन ब्रेन की कंपैरिजन में। सेम थिंग विद स्पीच रिकॉग्निशन, सेम थिंग विद इमेज रिकॉग्निशन, सेम थिंग विद लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो जो ये टास्क थे इनमें ह्यूमन सुप्रीम हुआ करते थे। तो लेकिन अभी क्या हुआ है उसके बाद में, कि अब इन टास्क में भी वो हमसे ज्यादा अच्छे होने लग गए। आपने शुरुआत में देखा कि जो राम भाई ने डेमो दिया था, तो उन्होंने एक ह्यूमन की तरह से बात किया, कि एक भाषा में लिख करके दिया और उन्होंने समझ लिया उस बात को, और उस बात को समझ करके कंप्यूटर ने जवाब दिया ह्यूमन की जैसी भाषा में। तो ये है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। और जो जनरेटिव एआई जो शब्द है वो भी यहीं से आता है, कि जो जनरेट एआई जो चीजें जनरेट कर सकती है। एआई क्या जनरेट कर सकती है? आपका टेक्स्ट जनरेट कर सकती है, एआई कैन जनरेट वॉइस, एआई कैन जनरेट वीडियो, एआई कैन जनरेट इमेजेस, एआई कैन जनरेट ग्राफ। दोज आर द थिंग्स एआई कैन जनरेट, इसीलिए उसको जनरेटिव एआई कहा जाता है। अच्छा, इसके क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया? तो इसमें देखिए तीन चीजें हैं इसमें। तो एक तो कंप्यूटर्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो कैपेसिटी उनकी, दो चीजें आती हैं कैपेसिटी में। एक तो आता है सीपीयू की पावर। और वो मैंने आपको बताया पहले मेगा फ्लॉप्स कैसे जनरेट हुआ। मेगा फ्लॉप से एक्सा फ्लॉप्स तक पहुंच गए हमारे सुपर कंप्यूटर्स। और इवन आपका जो आपके पॉकेट में जो फोन है बेटा, भले ही आपके पास में जो एंड्रॉइड फोन है, उस फोन की पावर, उस फोन की कैपेबिलिटीज, जो कंप्यूटर 1969 में नील आर्म स्ट्रॉन्ग ने यूज किया था चंद्रमा पे लैंडिंग के लिए, वो कंप्यूटर के थ्रू किया था। तो उस मिशन कंप्यूटर की कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा पावर आप लोगों के पास में आपके एंड्रॉइड फोन में है। कंप्यूटर्स इतने इंप्रूव हो गए। दोनों चीजें, मेमोरी में भी और सीपीयू में भी। दूसरी चीज है डेटा ग्रोथ। जितना आप डेटा फीड करते हैं
तो उससे ही उतने अच्छे निष्कर्ष निकाल पाते हैं, उसको मॉडल ट्रेनिंग कहा जाता है। और तीसरी चीज मॉडल सोफेस्टिकेशन, सो आपका मॉडल उतना ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है। तो इस ये तीन चीजें हैं जो जिन्होंने पूरा एआई का लैंडस्केप चेंज किया है। ये है बेटा हिस्ट्री ऑफ जीपीटी। तो ये हिस्ट्री, जो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, ये ओपन एआई करके एक कंपनी है जिसने 2018 में पहला वर्जन रिलीज किया था। और पहला वर्जन था, उतना इम्प्रेसिव नहीं था, तो इसलिए किसी ने इसके बारे में सुना भी नहीं। लेकिन 30 नवंबर 2022 को उन्होंने जो GPT-3 करके जो वर्जन रिलीज किया, ये उनका मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज मॉडल था। और ये जो लैंग्वेज मॉडल था, इसने पूरे संसार में एक तरीके से हड़कंप मचा दिया कि क्या कैपेबिलिटीज लेकर के आया है ये मॉडल। और इसके बाद में कई सारे और नए नए मॉडल आ चुके हैं। और इनके जो जीपीटी के मॉडल्स हैं, इनके पीछे जो टेक्नोलॉजी होती है उसको कहा जाता है LLM, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो बहुत सारी कंपनियां अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रही हैं। और ओपन एआई के कंपटीशन में इस समय कम से कम 200 से 250 लार्ज लैंग्वेज मॉडल अवेलेबल हैं दूसरे। तो ये सो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसलिए है क्या, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस को फीड किया गया है मॉडल को ट्रेन करने के लिए? सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसलिए है क्योंकि इसके लिए बहुत सारा डेटा फीड किया हुआ है इसके लिए। तो कहा जाता है कि वर्चुअली इंटरनेट पे जितने भी वेब पेज हैं, जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी न्यूज आर्टिकल्स हैं, जो कुछ भी पब्लिश हुआ है, सारा का सारा उस पर ट्रेन किया गया है। इसलिए वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो इस कंप्यूटर ने या इस एल्गोरिथम ने सारा का सारा डेटा पढ़ लिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वर्ल्ड के अवेलेबल, जो भी उनको थे वो सब इसको पढ़ा दिए हैं, और इसको पढ़ के उसको याद भी कर लिया है उसने। तो जब हम हाँ कुछ भी पूछते हैं तो वो, उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो पूरी दुनिया के डॉक्यूमेंट्स में से पढ़ के और हमें सार बता देता है जो हम पूछना चाह रहे हैं। इस तरह से अगर इसको रिलेट कर सकते हैं, राइट? हाँ। और कंप्यूटर, वो इसीलिए वो बार का एग्जाम जो लॉ का एग्जाम होता है, वो अमेरिका में काफी टफ एग्जाम माना जाता है। तो वो बार का एग्जाम 90th परसेंटाइल पे उसने पास कर लिया। जो एसएटी का एग्जाम था उसमें भी उसका बहुत अच्छे स्कोर लेकर के आया चैट जीपीटी। और एसएटी एग्जाम बेटा वैसा ही है जैसे अपने यहाँ पे वो जेई का एग्जाम होता है ना, आईआईटी के लिए, तो वैसा एग्जाम होता है। तो वो एग्जाम भी चैट जीपीटी ने बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास किया। और कुछ क्योंकि उसको सारा कुछ उसने पढ़ लिया है, तो उसको सब कुछ पता है कि मैथ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, केमिस्ट्री का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है, बायोलॉजी में कैसे क्या करना है, लॉ में क्या करना है, इट नोज एवरीथिंग। ये एडॉप्शन कर्व है बेटा, कि जो बताता है कि टेक्नोलॉजी कैसे करके अडॉप्ट हो रही है। तो ये वीक्स में है टाइम, कि 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में किस टेक्नोलॉजी ने कितना टाइम लिया। तो देखो, अमेजोन ने 300 हफ्ते लिए, तो 300 हफ्ते यानी करीब 6 साल लगे उसको 10 करोड़ तक पहुंचने में। और चैट जीपीटी को, उसको केवल 1 2 3 हफ्ते लगे केवल उसको वहां तक पहुंचने में। इतना फास्ट एडॉप्शन हुआ है उसका, चैट जीपीटी का। तो ये है करंट स्टेट। एंड ये स्लाइड्स भी बेटा थोड़े दिन पुरानी है, मतलब 5 महीने करीब करीब पुरानी स्लाइड्स हैं ये। तो मैं बता रहा था कि पहले तो एसएटी एग्जाम में वो 90th परसेंटाइल पे लेकर के आए, बार का एग्जाम पास कर लिया। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो चैट जीपीटी को अच्छा भी बनाती हैं, खराब भी बनाती हैं। तो मैं बिजनेस साइड पे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो शायद आप लोगों के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है। और शायद इनके तो क्वेश्चन भी होंगे, तो क्वेश्चन का भी, हाँ, हाँ। तो इसको भी स्किप कर देते हैं। इसको भी कर देते हैं, 1 मिनट, इसको कर देते हैं। सो जो एआई के कंसर्न्स हैं वो बता देता हूं मैं। तो एआई के काफी सारे लोगों के फायदे हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न एआई का है वो ये है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट, के कंप्यूटर ही सब कुछ कर लेंगे तो लोग क्या करेंगे बेसिकली, राइट? लोगों को जॉब कैसे मिलेगी, राइट? लेकिन ये है कि बात के अब जो काम मतलब मशीनें करने लग जाती हैं,
तो वो काम फिर ह्यूमंस नहीं करते हैं, है ना। तो फिर ऐसा होगा तो क्या वो, कि जैसे हमने एक कंप्यूटर को रख दिया क्लास में, और बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे टीचर से पूछते हैं, और टीचर अपने कंप्यूटर बोल रहा है आंसर, उस तरह से समझा जाए इसको? हाँ, तो वो वही बातें हैं कि उसके जो पॉजिटिव यूजेस हैं वो यही है कि जैसे टीचिंग में है ना, तो टीचिंग में क्या है कि अब एक टीचर के पास में 40 बच्चे होते हैं, लेकिन टीचर को जो क्लास पढ़ानी है वो 40 बच्चों को एक साथ पढ़ानी है। वो 40 बच्चों को एक एक घंटे का, 40 घंटे का लेक्चर तो वो हर वीक नहीं दे सकते हैं टीचर, और क्योंकि उनको दूसरी क्लासेस भी जाकर के पढ़ानी है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने हैं। लेकिन एआई हर बच्चे के हिसाब से, उनकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट के हिसाब से वो कस्टमाइज्ड आपको लेक्चर दे सकती है। कोई जो बच्चा जिस स्थिति में, जिसके जैसे क्वेश्चन है, जैसे डाउट है, जितना वो सीखना चाहता है उसके हिसाब से वो सिखा सकता है। तो अभी मैं किसी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेट्स गो फॉर योर क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस तो है बेटा आप लोगों हाँ, के? अभी क्वेश्चंस क्या हैं आप लोगों के? इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन देखा जनरेटिव एआई का, क्या समझ में आया? और अगर नहीं भी समझ में आया तो आप पूछ भी सकते हैं कि ये हमारी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल या कुछ पूछना है बताइए। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही हेलो। हाँ, आई थिंक आपको ले जाना पड़ेगा किसी स्टूडेंट के पास और फिर क्वेश्चन अगर। हेलो, आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ, आवाज आ रही है। ओके ओके, ठीक है। ओके looks like um, they are still digesting अभी कोई एक पूछेगा तो फिर बाकी सब लोग भी फिर हाँ, पूछेंगे। वही थोड़ी झिझक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने के लिए आ गया। हाँ, तो कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? हैंड रेज करिए। हाँ। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, या फिर राहुल जी की जर्नी के बारे में भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे हैं तो किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि लाइक। हाँ, बोलिए। एआई हमारे लिए बुरा कैसे हो सकता है? हम्म। तो बेटा कोई भी चीज है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो अब जैसे अ, हमारे यहाँ पे जैसे मान लो कि जैसे फसल में फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो फर्टिलाइजर्स हैं बेटा, जब टू मच फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं तो वो फसलें खराब हो जाती हैं। टू मच फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं तो वो पानी में बह करके हमारी नदियों में चले जाते हैं, तो वो वहां का वातावरण प्रदूषित करते हैं। तो ऐसे ही एआई खराब हमारे लिए काफी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से खराब हो सकता है। तो जैसे ये चीजें हैं जो एआई के कंसर्न्स हैं। तो एक कंसर्न एआई का ये भी है कि कोई काम बचेगा नहीं मनुष्यों के करने के लिए। काफी दिनों पहले बेटा पूरे ग्वालियर में एक ही लिफ्ट हुआ करती थी, और वो जे हॉस्पिटल है, जो बड़ा अस्पताल कहते हैं ग्वालियर में, उसमें हुआ करती थी। और वो लिफ्ट जो हुआ करती थी, तो उसमें एक व्यक्ति रहता था लिफ्ट चलाने के लिए, लिफ्ट ऑपरेटर कहते थे उसको। तो वो उस आदमी का जॉब था कि वो लिफ्ट पे वो आपको चलाता था वो। और उसके पहले जो ये लिफ्ट आई, मोटर आई इलेक्ट्रिक की, उस मोटर से पहले एक आदमी का जॉब था कि हैंडल को घुमाना, लोगों को ऊपर लेके जाना। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार कर दिया। तो उसके बाद में उस आदमी का वो जॉब खत्म हो गया कि जो उसको हाथ से मोटर चला के लोगों को ऊपर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे लेके जाना होता था, वो बंद हो गया। धीरे धीरे करके वो लिफ्ट ऑपरेटर का जॉब भी खत्म हो गया। और अब रेयर ही है कहीं पे भी लिफ्ट ऑपरेटर का जॉब होता है ना। तो उसी तरीके से जो जो भी काम मनुष्य करते हैं, वो काम धीरे धीरे करके जब कंप्यूटर्स करने लगते हैं तो थोड़ा जॉब लॉसेस तो होते हैं।
अभी तक क्या था कि अभी तक सिचुएशन ऐसी थी कि जो एक डिफिकल्ट काम था ना, उस काम को हम लोग मशीनों को दे देते थे और हम कहते थे हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। ये बेकार काम है, जो डेंजरस काम है वो सब काम मशीनें करेंगी। ऐसा नहीं है, अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे डेंजरस काम होते हैं आज भी। देखो, अगर आप दैनिक भास्कर मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो सीवर को साफ करते समय जहरीली गैस से 3 लोग मर गए। तो इस टाइप के जो काम है वो अभी भी मशीनों को दिए जाने की जरूरत है, मनुष्यों को करने की जरूरत नहीं है कि वो सीवर में उतर करके वहां पे जाएं और हाइड्रोजन सल्फाइड से वो लोग उनकी डेथ हो जाए। तो बहुत सारे डेंजरस काम है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, वहां पे उनको जाकर के चेक करना है। तो वो काम सब रोबोट्स के को दे दिए गए और लोगों ने खुशी खुशी दे दिए वो काम। लेकिन अब वो जो काम जा रहे हैं मशीनों के पास में, वो काम है जो काम अभी तक ट्रेडिशनली ह्यूमंस करते आए हैं। जैसे एआई जो है वो डॉक्टर्स से ज्यादा अच्छी तरीके से आपका ईसीजी पढ़ सकती है, डॉक्टर्स से ज्यादा अच्छे से आपका एक्सरे पढ़ सकती है। तो फिर क्या हुआ अल्टीमेटली, कि टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी। तो ह्यूमंस फिर करेंगे क्या? सो सबसे बड़ा ये यक्ष प्रश्न है, इसको कहा जाता है ना, क्या ये यक्ष प्रश्न है? तो ये यक्ष प्रश्न ये है कि मानवता क्या करेगी, हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे हमारी सभ्यता का विकसित होगा, हम लोग अपने आप को बिजी कैसे रखेंगे। तो ये एक प्रश्न है। और भी दूसरी चीजें हैं, जैसे ऑटोनोमस वेपन्स हैं, जो आपने पूछा था कि ये खराब कैसे हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं ना, प्रेडेटर ड्रोन्स वगैरह हैं, तो वो ड्रोन्स हैं वो लगातार बने रहते हैं। और अगर आपने पूरा सोलर सेल पावर ड्रोन कर लिया, तो वो हमेशा के लिए वो ड्रोन आपका वो आकाश में मंडरा रहा है। और वो ड्रोन फिर कुछ भी एक्शन ले सकता है। मेरे पास में एक वीडियो है 2-3 मिनट का है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी कहाँ पर है और वो मनुष्यता का अंत भी कर सकती है और अगर वो टेक्नोलॉजी और दूसरा को इस इसमें जो तरीके। हाँ। ऐड मैं करना चाह रहा था कि जैसे अगर हम सिंपल चीज़ से देखें कि हम क्या करते हैं फेसबुक में या फिर जूम में आने के लिए या आपके किसी भी वेबसाइट पे जाने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड यूज़ करते हैं, और पासवर्ड आप कैसा रखते हो जो कि टफ हो, जो कि कोई और नहीं उसको गैस कर पाए। क्योंकि अगर आपका पासवर्ड किसी और को पता चल गया तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता चल जाएगी। आपका अगर कोई जीमेल है, ईमेल है कोई भी, तो आपकी ईमेल आप नहीं बताना चाहते किसी को भी, दूसरे दोस्तों को, या आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है। अब आप सोचिए कि जनरेटिव एआई या एआई के थ्रू ऐसे मॉडल तैयार किए जाएं जो कि रोग एलिमेंट्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं उनके हाथ में अगर मॉडल्स चले जाएं कि वो आपके पैटर्न को डिटेक्ट कर लें कि कैसे आप पासवर्ड रखते हो, कि इस एरिया में लोगों की मेंटेलिटी क्या है पासवर्ड रखने से पहले। हर कुछ भी हम लोग सोचते हैं उससे पहले एक मेंटेलिटी आती है, कल्चरल इम्पैक्ट आता है जो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में। तो एआई इतनी पावरफुल है कि वो आपका बिहेवियर डिटेक्ट करके वो आपके पासवर्ड भी गैस कर सकती है और उसमें बहुत सक्सेस भी हासिल कर सकती है। तो सोचिए कि कितना हार्मफुल है ये। और टूल तो वही है, या तो उस टूल को आप मानवता के विकास के लिए यूज़ कर लो, या फिर उसी टूल को मिसयूज भी कर सकते हो अगर वो गलत हाथों में पहुंच जाए। तो वो मैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर थोड़ा मुझे लगा कि आई थिंक दैट कैन बी अ मिसयूज। एग्जैक्टली तो ऐसे ही बहुत सारे टूल हैं, जैसे जीन एडिटिंग टूल है ना, क्रिस्पर। तो एआई की मदद से आप ऐसे खतरनाक वायरस बना सकते हो। तो पहले जो कैपेबिलिटी थी वो उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए थे। अब वो कैपेबिलिटी है वो आप लाखों रुपए खर्च करके ही आप वो काम कर सकते हो जो आप करोड़ों रुपए खर्च करके पहले कर सकते थे। तो वो टेक्नोलॉजी है वो अब अवेलेबल हो रही है बाकी लोगों के लिए भी। को जैसे कंप्यूटर वायरस बनाना है, तो पहले कंप्यूटर वायरस बनाने के लिए आपको वाकई में बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत थी। अब आपको उतना एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की वजह से की मदद से आप कोड लिख सकते हो, आप स्कैन कर सकते हो कि कौन कौन सी मशीन्स इंटरनेट पे वल्नरेबल हैं, और फिर आप उनको अटैक कर सकते हो। तो इस तरीके की जो चीजें हैं कि तो किसी भी तकनीकी की विकास के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, उसका विनाश के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ओके, और देखते हैं और क्वेश्चन हो तो अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हैंड रेज कर। आप भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक नहीं कवर किया है, तो कोई भी पूछ सकता है अगर क्लास में हाँ अगर तो टीचर्स भी। हम्म।
तो बच्चे, स्टूडेंट्स एआई सीखने के लिए अभी से उनको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें तो इसकी शुरुआत कब करना चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि जो कंप्यूटर से जुड़े हुए रिलेटेड चीजों को सीखने के लिए उनकी शुरुआत कब की जाना चाहिए, कि स्टूडेंट के द्वारा कौन से क्लास तो में? विनोद जी, अमेरिका में तो कंप्यूटर्स के बच्चों को कंप्यूटर्स एलिमेंट्री स्कूल से ही इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। और मिडिल स्कूल आते आते बच्चे थोड़ी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पर जन एआई वगैरह तो स्कूल में बच्चों को उतना ज्यादा एनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका लोग चीटिंग वगैरह में काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी के बारे में बच्चों को, अगर नाइन्थ क्लास के बच्चों की मेरे ख्याल से सही है, अगर आप उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी। यूट्यूब पर है अवेलेबल। और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, अम, उन पे ऊपर बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं अवेलेबल, जहाँ पे बच्चे सीख सकते हैं। गूगल के द्वारा फ्री कोर्सेज हैं। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और हमारे टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं, जो बच्चे सीख सकते हैं वहां पे जस्ट अपना लॉगिन अकाउंट क्रिएट करके। आई थिंक इसमें एक सलाह ये होगी कि अगर जैसे बच्चों को इसके बारे में और अवेयर करना है, दो चीज़ें हैं। एक तो होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में अवेयर हो रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब इज़ अ ग्रेट प्लेस जहाँ पर थोड़ा रिसर्च करके एक करिकुलम बनाइए कि हमें इस पॉडकास्ट को फॉलो करना है, और उसका 30 मिनट के लिए, एक वीक में 30 मिनट भी अगर बच्चों को दिखाया जाए तो उससे उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी। फिर दूसरा होता है कि उसमें डीप डाइव करके कोई एक एरिया है, अगर उसमें थोड़ा कोडिंग स्टार्ट करना है तो फिर उसके भी अपने तरीके हैं, कि भाई उसमें उसके लिए फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको राह बता सकता हूँ, एक पथ बता सकता हूँ, या एक एक प्रोसेस क्या फॉलो करना है। तो डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पर उस चीज़ को ले जाना चाहते हैं। पर अवेयरनेस के लिए तो यूट्यूब पर बहुत कुछ अवेलेबल है। बट उसमें यह है कि आपको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा-सा होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक इतना महासागर है इन्फॉर्मेशन का, उसमें से एक कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन निकाली जाए तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगी रादर देन इंडिपेंडेंटली सर्फिंग द इंटरनेट। खान एकेडमी है वो काफी एक अच्छा सोर्स है बच्चों के लिए जी। सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें वहां पे आप किसी भी टॉपिक पे सीख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स, जेन एआई, बहुत सारी चीजें आप खान एकेडमी पे जाकर के सीख सकते हैं। और फ्री रिसोर्स है वो अवेलेबल सभी बच्चों के लिए। ए ये एआई बच्चों के एजुकेशन में किस तरह से लाभकारी हो सकता है? तो बच्चे से बच्चों, किस तरह से लाभ उठा सकते हैं? हाँ, तो बच्चों की एजुकेशन में उनके जो एडवांस्ड डाउट्स हैं उनको क्लियर करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे बुक्स हैं, तो वो आपको एक लेवल तक ही लेकर के जाती हैं। तो हर बच्चे की प्रतिभा अलग होती है, क्यूरियोसिटी अलग होती है, उनके क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो अगर किसी को डीप, जैसे कोई तो मात्र इतने से संतुष्ट हो जाता है कि कोई बताए कि जैसे पृथ्वी की गति के बारे में बताइए, तो पृथ्वी की गति के पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो कोई बच्चा तो इतने भर से खुश हो जाएगा कि ये दो तरीके की गतियां होती हैं पृथ्वी की। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई नहीं नहीं, सूर्य भी हमारा जो आकाश गंगा है उसके केंद्र के चारों तरफ घूमता है, तो जब सूर्य घूमता है तो पूरा सौरमंडल भी घूमता है। वो 250 मिलियन साल में एक बार वो चक्कर लगता है, तो वो भी एक गति है पृथ्वी की, क्योंकि वो सूर्यमंडल के साथ में वो भी गति है। और फिर हमारा जो आकाश गंगा है वो भी घूम रही है। तो अगर आप एडवांस चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, उन चीजों के लिए आपकी जनरेटिव एआई वो आपके लिए काफी देखिए, हेल्पफुल हो ये सकती है। थोड़ा सा शेयर कर रहा था मैं जब आप बात कर रहे हैं तभी। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? नहीं, अभी नहीं ये आ रही है। हाँ भाई, हाँ अब आ रही अभी आ है। रही होगी, राइट? हाँ क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है? हाँ, क्यूपर बेल्ट दैट वगैरह ये दिखा रहा है, सोलर सिस्टम का दिखा रहा है। तो देखिए, मैंने बोला कि
तो ये तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, महात्मा गांधी के बारे में पूछा मैंने, तो पूरा आ रहा है ये, ठीक है। अब मान लो मुझे ये क्वेश्चन है कि व्हाट, अब मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, कि हिंदी में लिखते हैं चलो उनका। अब ये, अरे ये चलो मुझे लिखनी नहीं देगा इस कंप्यूटर पे। व्हाट इज देयर रिलेशनशिप विद राहुल गांधी, लेट्स सी व्हाट दिस से। तो पूरा आ रहा है देखो, मतलब कुछ भी आप क्वेश्चन पूछिए, जोरा कहाँ है। ओके, आई मीन लेट मी सी, आई थिंक यूजुअली इट अंडरस्टैंड। ओके, ये आ गया लो। सो आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए इस तरह से। अब इसमें मेरे फ़ोन अगर होता तो मैं हिंदी में भी टाइप करूँगा तो हिंदी में जवाब देता है वो, तो उस तरह से। सुभद्रा कुमारी चौहान का घर, देखो ऐसे ही पूछा है कुछ भी। तो इस तरह से लाइक कुछ कुछ क्वेश्चन डिपेंड करता है क्या पूछ रहे हैं। सॉरी मैंने थोड़ा इंटरप्ट किया, बट जस्ट वांटेड टू शो द पावर। आई विल स्टॉप शेयरिंग। तो इसलिए शिक्षा में उसका काफी, मतलब जो आपकी पाठ्य पुस्तक की पुस्तकों में जो चीज अवेलेबल नहीं है, जो आपकी लाइब्रेरी में जो चीज अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीजें वो आपके फिंगर टिप्स पे ना अब अवेलेबल हो गई है बेटा। ये है उसकी पावर, जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी अगर की। आपको जनरल नॉलेज बढ़ाना है अपनी, और आप बैठ के, बुक नहीं है आपके पास, आपको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीख सकते हैं। जो बच्चे, जैसे अभी आपने उसका क्वेश्चन पूछा था कि और कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो जैसे अभी त्रिवेदी जी ने बताया था कि यहाँ पर जो बच्चे हाई स्कूल तक आते हैं वो कोड करने लगते हैं, लेकिन जब कोडिंग आप करते हो, वेबसाइट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप कोड को इसको दे दो, चैट जीपीटी को, तो वो आपको सही करके दे देगा। तो इस तरह से काफ़ी यूसेज हैं। और दिस इज़ लाइक, आई थिंक जनरेटिव एआई का एक तो ये एक एप्लीकेशन है। इस तरह से कई इसके, जैसे अभी राहुल जी ने जो बताया था अपने प्रेजेंटेशन में, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इनके। जैसे अगर आप डिफेंस में जाएंगे तो कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है थ्रू वॉइस, कैसे वो आपकी वॉइस समझेगा, कैसे उसको इंटरप्रेट करके और वो उसको सही तरीके से आपको भी रिप्लाई करेगा, नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना है। उस तरह की चीज़ें, काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं वर्ल्ड में। दिस इज जस्ट वन एप्लीकेशन जो मैं आपको शो कर रहा था। नहीं, जैसे एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर आप अपने स्कूल में साइंस फेयर करना चाहते हैं, तो आप जनरेटिव एआई से पूछ सकते हैं कि साइंस फेयर के लिए साइंस प्रोजेक्ट्स के आइडिया और उसमें उपयोग होने वाले सामान की लिस्ट दीजिए, तो वो आपको लिस्ट बना करके दे देगा कि ये चीजें आप साइंस फेयर कर लीजिए और ये प्रोजेक्ट आप कर लीजिए। और ऐसे अगर आपको करना है कि हमको कुछ एक आर्ट कंपटीशन में लेना है, तो उसके लिए हमें कुछ आइडिया दीजिए किस तरीके, तो इस तरीके से वो आइडिया जनरेशन के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं जनरेटिव एआई। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से कौन कौन आईआईटी जाना चाहता है? आईआईटी में किसी को एडमिशन लेना है आप लोगों में से किसी को? हम्म, इंजीनियरिंग के लिए? अगर राहुल जी आपको उसका रास्ता भी बता सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन है, और अब बाद में भी आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर अब नहीं आ रहे हैं तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, इट्स ओके। हमारे साथ मनीष जी भी हैं। मनीष भी ग्वालियर से हैं। सॉरी मनीष, मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया। थोड़ा अभी अभी, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप भी इंट्रोड्यूस करें तो बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ से, ग्वालियर में आप?
अभी तो मनीष शिकागो भाई में ही है, वीडियो पे आ बहुत अच्छे जाइए फ्रेंड अगर है हमारे। पॉसिबल हो तो। हाँ, बोल पा रहे हैं क्या? 2 मिनट दीजिए, मैं शायद कोशिश करता कोई हूँ बात नहीं, अपनी कोई बात नहीं, सॉरी आई पुट यू ऑन द स्पॉट। नो नो नो, इट्स ओके, बट इट्स हाँ। वेरी वेरी बहुत ही अच्छा सेशन है। और अच्छा है, ये अच्छा हुआ राहुल जी ने हिंदी में समझाया ताकि बच्चे उसको कनेक्ट कर सकें। और हमें पता है कि हम लोग ग्वालियर से और जौहरा, भिंड, मुरैना, सब लोगों की इंग्लिश इतनी माहौल नहीं रहता है कि हम इतनी इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएँ। बट हिंदी में बच्चों को ये सीखने का मिल रहा है कि आप अभी करंट टेक्नोलॉजी उनको शेयर कर रहे हैं ताकि वो उनको हेल्प होगा। यही चीज़ वो अभी 10 साल, 15 साल बाद सीखेंगे कि चैट जीपीटी होता क्या है। पर उसके बारे में उनको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। तो बच्चों को काफ़ी मतलब काफ़ी सीखने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है ये। मनीष जी भी शिकागो में ही रहते हैं, और ग्वालियर के रहने वाले हैं, तो जी हाँ, मैं ग्वालियर से हूँ मैं भी। और ये भिंड, मुरैना, गोहद सब कुछ देखा हुआ है। वहीं बढ़िया। पर पले-बड़े हैं। या ओके, तो एनी अदर क्वेश्चन, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कंक्लूड। राहुल जी, आप कुछ 2 मिनट का वीडियो को शेयर करना चाह रहे थे बच्चों के हाँ, साथ, प्लीज, शायद। या गो अहेड, या हाँ ठीक है, मैं एक मिनट दैट्स अ गुड दिखाता हूँ। आइडिया। एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी चीज़ के इसके खराब और मतलब यूज़ क्या होता है, उसके ड्रॉबैक्स भी क्या होते हैं। जैसे एक मोबाइल का एक यूज़ आप समझिए कि एक मोबाइल का अच्छी तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बुरी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे दिन भर टाइम यूज़ करते हैं उसके लिए, तो उसको लर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जैसा आप यूज़ करना चाहें। तो दिस इज़ द प्रॉस एंड कॉन्स फॉर एनीथिंग। Let me just see. Second. तो ये एक वीडियो है जो मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। अ, आप लोग कुछ देख पा रहे हैं क्या? अभी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, ओके। तो मैं ये एक वीडियो है जो जनरेटिव एआई का बेसिकली पावर को यूज करते हुए ऑटोनोमस बॉट्स बनाए गए थे, वेपनाइजेशन टेक्नोलॉजी का कैसा है, तो उसके लिए। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में है, बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, राहुल जी, शायद आपको वीडियो में आवाज़ शेयर करना होगी इसकी यूट्यूब में जाके। Your kids probably have one of these, right? अब आ रही है आवाज? यस। Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature.
Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Now trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. This short film is more than just speculation. It shows the results of integrating and miniaturizing technologies that we already have. I'm Stuart Russell, a professor of computer science at Berkeley. I've worked in AI for more than 35 years. Its potential to benefit humanity is enormous, even in defense. But allowing machines to choose to kill humans will be सर वॉइस का थोड़ा इश्यू है. thousands of my fellow. या तो जो ये वीडियो था ना, तो ये वीडियो ये बता रहा था कि जो इसमें सारी जो टेक्नोलॉजी है, फेशियल जी. रिकॉग्निशन, कैमरा, ड्रोन, ये सब ऑलरेडी अवेलेबल है टेक्नोलॉजी. इवन मिनिएचराइज्ड ड्रोन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. इवन इंडिया के पास में भी जो स्मॉल ड्रोन्स हैं, जो टिड्डे के साइज वाले ड्रोन्स हैं, वो इंडिया भी यूज कर रहा है. अमेरिका तो खैर काफी दिन से यूज कर रहा है. तो छोटे छोटे मधुमक्खी के साइज के ड्रोन्स भी अवेलेबल हैं नाउ, के जो सर्विलेंस कर सकते हैं. तो ये टेक्नोलॉजी है और ये इतनी चीप है कि आप 200-500 रुपए में अब ड्रोन बना सकते हैं. सोचिए अब जरा के जब ये टेक्नोलॉजी अगर ये टेररिस्ट के पास में पहुंच जाए तो वो 10 लाख रुपए में 20,000 लोगों को गिना चुना पिन पॉइंट, और आप जिसको चाहें आप सब लोगों के फोटो दे दीजिए, तो अब आपको वो एक हायर करने की जरूरत नहीं है शूटर को. आप ड्रोन को भेज दीजिए, आपको पता है कि वो फलानी जगह पे रहता है, उसका फोटो ड्रोन में डाल के भेज दीजिए, वो ड्रोन जाके उसका काम तमाम कर आएगा. तो ये है टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग. और किसी दुश्मन देश के हाथ में लग जाए तो सोचो कि फिर वो चाहे कि पूरे देश को ही खत्म कर दे. तो ये है मतलब एआई टेक्नोलॉजी का मतलब दुरुपयोग, या जो मानव जाति को, सभ्यता को पूरी को खतरा है इससे. It was like amazing to see, right? जो आपने जिस हिसाब से अभी बताया है, वेरी डिस्ट्रक्टिव, राइट? अगर उसका मिसयूज हो तो. ओके, तो और अभी ये लास्ट टेक्नोलॉजी क्वेश्चन देखते हैं अगर किसी के पास है, बिकॉज बहुत टाइम हो रहा है राहुल जी के लिए, लाइक उन्होंने इतना टाइम दिया, बट अगर हाँ लंच हो बोलिए. गया है विद्यालय का. अच्छा, विद्यालय का लंच हो गया है तो थोड़ा सा बच्चे एक्साइटेड हैं भोजन के लिए. ओके. तो आज के सेशन को या थैंक यू सो मच. आई थिंक राहुल जी बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी
इनफैक्ट लाइक आपने हिंदी में समझाया ना, तो एक अलग ही स्तर से समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने वीडियो शेयर किया और जो कंटेंट डेक था उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हुई, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू राहुल जी, बहुत ही बढ़िया Thank you. सेशन था। थैंक यू राहुल मुझे जी एंड राम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। चलो मिलते हैं फिर Thank you. जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, चलो फिर हम गुड नाइट, हैव अ गुड डे इन इंडिया, बाय।